हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप मेरा वॉइस आप लोगों को क्लियरली सुनाई दे रहा है, राइट। रुकिए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। मेरा वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को। हाँ, क्लियरली सुनाई दे रहा है। चलिए, चलिए। आज हम क्या करेंगे। आज भी हम एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे। आज किसका एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे? आज हम करेंगे पैरागोजी का। ठीक है, किसका? पैरागोजी का। ये तो आपका मतलब एकदम क्लियर हो चुका होगा। पैरागोजी का हर एक आंसर आप दे पाओगे, मुझे पता ही है, क्योंकि बहुत पहले से एकदम प्रीलिम से ही आपका ये सारा का सारा चीज हमने प्रैक्टिस किया है, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्या, पैरागोजी का एमसीक्यू। ओके, चलिए एक सेकेंड में मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। ओके। A child can think logically about concrete objects but struggle with abstract idea. According to Piaget, this child is in the pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage, sensory motor stage. कौन सा होगा? ओके, चलिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। अभी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या था, कितना ईयर था? यस, ऑप्शन बी, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज वेयर द चाइल्ड थिंक लॉजिकली अबाउट कॉन्क्रीट थिंग। जो हम उनको दिखाएंगे उसी के बारे में उनको पता चलता है। ठीक है, ये 6 to 11 और 7 to 11 था। ठीक है, 7 to 11 ईयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? रेडीनेस ऑफ लर्निंग इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन इंटेलिजेंस ओनली, मैच्योरेशन, मोटिवेशन ओनली, पीयर इन्फ्लुएंस। रेडीनेस ऑफ लर्निंग is most depend on intelligence only, maturation, motivation only, peer influence. रेडीनेस ऑफ लर्निंग पता है सबको? पढ़ने के लिए रेडी होना या फिर किसी भी चीज सीखने के लिए हम रेडी है कि नहीं। कोई कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो 3 4 साल में ही वो इतना मैच्योर हो जाता है कि वो 5 6 साल या फिर 10 साल का बच्चा जो भी समझता है वो अभी समझ लेता है। जैसे कि मैं अभी जितना यार का हूं, मुझसे 10 साल छोटी एक बहन है। ठीक है, तो वो इतना मैच्योर है मुझसे, मतलब अभी मैं जिस लेवल की मैच्योर हूं चीजों को समझने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, वो मुझसे 10 साल छोटी है। वो अभी से वो चीजें समझने लगी है। समझ पा रहे हो चीजों को? यही है कि रेडीनेस फॉर लर्निंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटेलिजेंस ओनली, मैच्योरिटी, सॉरी, मैच्योरेशन, मोटिवेशन ओनली, पीयर इन्फ्लुएंस, विच इज द करेक्ट आंसर। कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर?
सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैच्योरेशन। देखिए यहां पे अगर दिया है इंटेलिजेंस ओनली, ये तो मतलब श्योर सा एक बात है कि ओनली इंटेलिजेंस से तो होता नहीं है, वहां पे और चीजें रहता है। मोटिवेशन ओनली, ओनली वन एंड ओनली दिया गया है यहाँ पे, तो वो तो करेक्ट आंसर होगा नहीं। पीयर इन्फ्लुएंस तो आसपास ही नहीं है। सो मैच्योरेशन इज द करेक्ट आंसर। एक स्टूडेंट को मैच्योर हो, जब एक बच्चा मैच्योर होता है तभी वो उस उम्र के लायक चीजें सीख पाता है, या फिर कोई कोई इतना मैच्योर हो जाता है, वो क्या होता है, वो उम्र से ज्यादा चीजें भी एक्सपीरियंस कर लेता है। समय समय का बात है, राइट? यस, चलिए नेक्स्ट। A student performs well only when praised. This is an example: classical conditioning, negative reinforcement, operant conditioning, constructivist learning. हमने पढ़ा था ना ये प्रेज, इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? अच्छा, आपका बोर्ड ठीक से दिख रहा है या फिर ब्लर दिख रहा है? ओके, ठीक है, चलिए। स्टूडेंट परफॉर्म्स वेल व्हेन प्रेज, ठीक है, जब उसको थोड़ा तारीफ किया जाए तब स्टूडेंट और अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, गॉट इट? ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग, नेगेटिव reinforcement, operant कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग। कौन सा? यस, वेरी गुड, इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग? आंसर बोल दिया है तो वो भी बोल दो किसने दिया है। किसने दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग? किसने दिया था? ये मैंने पढ़ाया था। किसने दिया था? पता है आप सबको पता है, ये भी मुझे पता है, तो किसने दिया था बोलिए। क्योंकि स्टूडेंट जब पैसिव रहता है तब क्लास करने में मजा नहीं आता। आप लोग जब एक्टिव रहोगे, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का होगा क्लास में, तब मजा आएगा क्लास करके, है ना? तो बोलिए ओपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? नो, नॉट थॉर्नडाइक। ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया था स्किनर ने। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? अब नाम बोल ही दिया है तो बोल ही दो। अच्छा, सबका ही बोल दो, ठीक है? क्या क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग जो कि स्किनर का है। सो क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था और थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? तो ये जिसने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग, किसने दिया था? ये दिया था बीएफ स्किनर ने, राइट? आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग जो ऑप्शन है, कहा गया ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? बीएफ स्किनर, ठीक है, ये मैंने स्किनर लिख लिया। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? कंडीशनिंग किसने बोला? क्लासिकल कंडीशनिंग दिया था पेवलोव ने, इवान पेवलोव, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग पेवलोव ने दिया था। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था?
थॉर्नडाइक ने दिया था लॉ ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर मेथड दिया था। थॉर्नडाइक ने दिया था, क्या दिया था? ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। और क्या दिया था? लॉ ऑफ लर्निंग, जो मैंने पढ़ाया था। कितना लॉ दिया था लर्निंग के लिए? 3 लॉ ऑफ लर्निंग दिया था। ठीक है, 3 लॉ ऑफ लर्निंग दिया था। मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्या? एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे होगा। ओके, चलिए फिर से मैं लिख के देती हूँ। ओके, सो थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था आप लोगों का ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है? एक तो दिया था ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? एंड ट्रायल एंड एरर मेथड एक दिया था, ठीक है? और क्या दिया था? लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है? क्या दिया था? लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग कितना था? कितना लॉ ऑफ लर्निंग था यहाँ पे? ये बोर्ड को बीच में क्या हो जाता है? चलिए, कितना लॉ ऑफ लर्निंग था? टोटल थे 3 लॉ ऑफ लर्निंग, ठीक है? 3 लॉ ऑफ लर्निंग था। क्या क्या था? याद कीजिए। पहले क्या था? लॉ ऑफ रेडीनेस, जो कि पहले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था। लॉ ऑफ रेडीनेस। उसके बाद दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? दूसरा था लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ओके? दूसरा क्या था? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है? ओके, समझ में आ गया? और फिर क्या था 3 नंबर? लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्लास किया हुआ है, आप क्लास में बाकी देख लीजिएगा, ठीक है? सो क्लासिकल कंडीशनिंग हमने पढ़ा है, जो इवान पेवलोव ने दिया था। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया था? स्किनर ने, जहां पे हमने पॉजिटिव रीइंफोर्स, मैंने बहुत बार समझाया, मैंने मैराथन क्लास भी जो लिया था वहां पे भी ये समझाया था, सिंगल सिंगल क्लास में भी ये है, ठीक है? क्या था ऑपरेंट कंडीशनिंग में? हाँ, ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था, उसके बाद नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था, पॉजिटिव पनिशमेंट था और नेगेटिव पनिशमेंट था। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्लास में अच्छे से देख लीजिएगा, ओके? उसके बाद थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड था, और क्या था? लॉ ऑफ लर्निंग, जहां पे 3 लॉ उसने दिया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म रिपेयर्स एज सेंट्रेशन, पर्सनल फेवरेबल एंड इमेजिनरी। ये थोड़ा सा दाग लग गया, इससे साफ कर देती हूँ। बोर्ड का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, हाँ, ये एक बार क्लिक करने से आता नहीं है। चलिए कोई नहीं। पर्सनल फेवरेबल एंड इमेजिनरी ऑडियंस, एनिमिज्म, मोरल रियलिज्म। सो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बोलिए। हाँ, ड्यूरिंग एडोलेसेंस इगोसेंट्रिज्म क्या है? इगोसेंट्रिज्म रिपेयर्स एज सेंट्रेशन, पर्सनल फेबल एंड इमेजिनरी ऑडियंस, एनिमिज्म, मोरल रियलिज्म।
इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा पर्सनल फेबल एंड इमेजिनरी ऑडियंस। मतलब इस टाइम में ईगो थोड़ा बढ़ जाता है। और क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इस टाइम में वो लोग सोचते हैं कि एवरीवन इज वाचिंग मी, मुझे हर कोई देख रहा है, मुझे सभी लोग जज कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा दिखना है, तो मुझे लीडरशिप क्वालिटी करना रखना है, मुझे सब कुछ मैनेज करना है। सो एडोलेसेंस में ये सब होता है। ठीक है, चलिए। A child with a strong socio-emotional skill is likely to avoid collaboration, show empathy and regular emotions. Focus only on academics. Avoid pure interaction. जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा या फिर आंसर पढ़िएगा ना, एक एक वर्ड पेडागोजी में बहुत मायने रखता है। मैंने बहुत पहले से ही आपको एक बात बोला था कि पेडागोजी या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड दो सब्जेक्ट में ही ना वर्ड्स का खेल है। यहाँ पे अगर ओनली भी दिया है तो क्या हो जाता है? यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। इससे पहले हमने इंटेलिजेंस ओनली, तो वो ओनली दिया है, इसका आंसर इंटेलिजेंस मतलब खाली इंटेलिजेंस नहीं होगा। तो वो ओनली भी आपको पकड़ के ऑप्शन को देखना होगा। अगर खाली इंटेलिजेंस दिया होता मे बी वो आंसर हो जाता, लेकिन ओनली वहां पे लगा दिया ना, तो वो चीज है। सो इसका आंसर क्या होगा? यस, इट्स बी, शो एम्पैथी एंड रेगुलेट इमोशन। चलिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्निंग occurs first at intrapersonal level, interpersonal level, neurocognitive level, physical level. कौन सा होगा इसका आंसर? अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, लर्निंग occurs first at intrapersonal level, interpersonal level, neurocognitive level, physical level. चलिए बोलिए, कौन सा है? क्या इंट्रापर्सनल मतलब क्या है और इंटरपर्सनल मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इंट्रा का मतलब क्या है? इंट्रा का मतलब है जो अपने आप में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा आइसोलेट होकर रहना पसंद करता है, लोगों से उतना घुलना मिलना उनसे पसंद नहीं है। इंटरपर्सनल मतलब यहाँ पे दिया हुआ है सोशलाइज होना उनको पसंद है। ठीक है, सो लर्निंग ऑकर्स। और वाइगोस्की कौन थे? वाइगोस्की कौन थे? वाइगोस्की कैसे साइकोलॉजिस्ट थे? कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। क्या? कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्या बिलीव करते हैं? ओके, चलिए पढ़ते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है कि आप क्या करोगे? आप थ्रू योर एक्सपीरियंस, थ्रू योर एनवायरमेंट, लोगों से बातें करके सोशलाइज होके आप सीखोगे। सो ये बिलीव करते थे वाइगोस्की। सो और करेक्ट आंसर इज इंटरपर्सनल सोशल, इंटरपर्सनल लेवल। ओके, चलिए 7 नंबर। ए डेवलपमेंट deviation becomes a disorder when, ठीक है, a development deviation becomes a disorder when it differs slightly from peers, it significantly interferes with daily functions, it is temporary, it is related to environment. So बोलिए, फिलहाल आप लोग इसमें फोकस कीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट बाय द वे। तो अभी हम यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए बोलिए। इसका आंसर क्या होगा?
आपको समझ में आया ना क्वेश्चन का मतलब क्या है? डिविएशन का मतलब क्या है? कुछ देखिए, हमारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में या फिर कुछ कुछ लोगों के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होता है जो हमको दूसरों से अलग रखता है। इंडिविजुअल डिफरेंस तो है ही, जैसे कि किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, राइट? कोई बहुत इमोशनल हो जाता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। लेकिन ये चीजें ही अगर हमारे डेली लाइफस्टाइल में इंपैक्ट डाले, अफेक्ट करे, हम कुछ करने जाए हमको गुस्सा आ जाता है। सपोज मैं क्या हूं, मैं एक टीचर हूं, आपने कुछ मुझे बोला, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने आपको डांट दिया, तो मैं अच्छी टीचर कभी नहीं बन पाऊंगी। तो वही चीज जब हमारे डेली लाइफ में इफेक्ट करने लगे, इन्फ्लुएंस करने लगे, तो वही क्या हो जाता है? वो हो जाता है डिसऑर्डर। ठीक है, वो क्या हो जाता है? डिसऑर्डर। तो विच इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी दिस बी, इट सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर विथ आवर डेली फंक्शनिंग। अगर हमारे डेली लाइफ के फंक्शन में वो इंपैक्ट करने लगे तो वो धीरे धीरे क्या बन जाता है? वो धीरे धीरे डिसऑर्डर बन जाता है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट कंस्ट्रक्टिविज्म? टीचर गिव्स फैक्ट, स्टूडेंट मेमोराइज डेफिनेशन, स्टूडेंट्स बिल्ड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सप्लोरेशन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये सबको पता है, मुझे पता है, ये अच्छे से आंसर दे पाओगे आप लोग। बोलिए कौन सा आंसर है? बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। जब स्टूडेंट क्या कर पाए? बिल्ड अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सप्लोरेशन, खुद एक्सप्लोर करके। मैंने बोला था यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म वर्ड है यहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब क्या है? आप एक्सप्लोर करके सीखते हो, ठीक है? हर चीज आप कैसे सीखते हो? हर चीज आप एक्सप्लोर करके सीखते हो, ठीक है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट। According to Berner, learning is most effective when content is complex, provide through discovery, teacher directed, based on reinforcement. तो बर्नर क्या एडवोकेट करते थे? बर्नर जो है वो एडवोकेट करते थे डिस्कवरी लर्निंग, स्टूडेंट खुद से एक्सप्लोर करके, डिस्कवर करके वो सीखेगा, राइट? सो द करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी, प्रोवाइडेड थ्रू डिस्कवरी। Next, the zone of proximal development JPD exists between what a learner knows and does not know, independent performance and performance with guidance, classroom and home settings, theory and practice. ये किसने दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट? ये किसने दिया था? वाइगोस्की, राइट? क्या होगा आंसर? किसी ने ए बोला, व्हाट लर्नर्स नो एंड डज नॉट नो। ओके, इसके बाद
इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। देखिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का जो मतलब जर्नी है, वो जर्नी है कि एक पर्सन अकेले कितना कर सकता है और विथ सपोर्ट क्या कर सकता है, उसका मतलब है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ इफेक्ट स्टेट प्रैक्टिस लीड्स टू लर्निंग, ओनली पनिशमेंट स्ट्रेंथन लर्निंग, रिवॉर्ड strengthen behavior, learners should construct knowledge। क्या होगा इसका आंसर? Thorndike's law of effect states practice leads to learning, only punishment strengthens learning, rewards strengthens behavior, learners should construct knowledge। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिवर्स स्ट्रेंथन बिहेवियर। नेक्स्ट, स्पाइरल करिकुलम मीन्स टॉपिक्स रिपीटेड एट decreasing difficulty, content revisited with increasing complexity, curriculum without structure, curriculum based on exam। spiral curriculum मैंने पढ़ाया था, स्पाइरल करिकुलम भी। तो स्पाइरल करिकुलम का मतलब क्या है? स्पाइरल करिकुलम का मतलब है, क्या होता है यहाँ पे, जो कंटेंट है, ठीक है, वो उसका जो डिफिकल्टी लेवल है धीरे 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 इंक्रीज होता है, राइट। सो कंटेंट रिविजिटेड विथ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। ए टीचर गिव्स स्ट्रक्चर ए रियल लाइफ प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस। ठीक है, डायटिक टीचिंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, एक्सपोजिटोरी टीचिंग, रोट लर्निंग। ए टीचर गिव्स स्टूडेंट्स रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व। तो कौन सा लर्निंग होगा वो? इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। A teacher changes teaching style based on students' feedback. This represent fixed teaching, adaptive teaching, behavioral teaching, rigid pedagogy। ओके, फिक्स तो होगा नहीं क्योंकि क्या दिया है यहाँ पे, चेंजेस दिया है, तो फिक्स तो होगा नहीं, ये कैंसिल हो गया। रिजिड तो होगा नहीं, रिजिड मतलब फिक्स ही है, एक ही टाइप का टीचिंग मेथड बार बार यूज करना, राइट। तो कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडेप्टिव टीचिंग। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा एडेप्टिव टीचिंग, कि उन्होंने नया टीचिंग मेथड अप्लाई किया अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स बिहेवियर। ओके, स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स, स्टूडेंट्स फीडबैक। चलिए नेक्स्ट। The most effective questioning promotes recall only, closed response, higher order thinking, memorization। The most effective questioning promotes recall only,
closed response, higher order thinking, memorization only. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हायर ऑर्डर थिंकिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, non-verbal communication is most essential when student refuse to talk, there is a language diversity, content is factual, okay, teacher is evaluating, student refuse to talk, there is a language diversity, content is factual, and teachers is evaluating. सो इसका जो आंसर होगा, जब लैंग्वेज क्या होगा, लैंग्वेज डाइवर्सिटी होगा, तब हम क्या करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट, क्लासरूम मैनेजमेंट फोकसेस प्राइमरी ऑन पनिशमेंट। ठीक है, ओके सॉरी, क्लासरूम मैनेजमेंट फोकसेस प्राइमरीली ऑन पनिशमेंट, ये तो होगा नहीं ऑब्वियसली। क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट conducive to learning, strict rules only, seating arrangement. तो इसका आंसर कौन सा होगा, 17 इज बी, यस करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, a democratic teacher makes all decisions, encourage learner voice, discourage questioning, value obedient only, values obedient only. Yes, it's B. Very good. आज फटाफट से आंसर आ रहा है सबका, लेकिन एक जन ही दे रहे हैं क्या फिर दो जन ही आंसर आप लोग दे रहे हो, सब लोग देना, ठीक है। चलिए, लर्निंग आउटकम्स इन outcome based education must be, okay, wide and subjective, content heavy, clean, measurable and competency based on teachers preference। कौन सा होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 18C। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, इन कंस्ट्रक्टिव अलाइनमेंट व्हिच 3 एलिमेंट मस्ट मैच, सिलेबस, डिसिप्लिन, टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, असेसमेंट, TLM, होमवर्क, एग्जाम डेट, करिकुलम, टीचर, एनवायरमेंट। ट्वेंटी बताइए। So the answer is objective teaching strategies assignment. According to NEP 2020, assessment should shift rote competency based, MCQ easy, school based, board based only, continuous, annual. मतलब ऐसा दिया है, रोड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एमसीक्यू टू, मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था एनईपी में, तो एनईपी में क्या बोला गया था कि रोड नहीं, नॉट रोड से हटा के हमको क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड कराना पड़ेगा। ठीक है, यस। एनईपी 2020 रिकमेंड्स व्हिच स्ट्रक्चर, ये हमको सबको पता है, ये मैं रुकूंगी नहीं इस क्वेश्चन के लिए। तो 5+3+3+4, ये पहले भी दिया था क्वेश्चन मैंने, और किसको एक्सचेंज करके किया था, किस स्ट्रक्चर को
10+2 को एक्सचेंज करके 5+3+3+4 किया गया था। ठीक है, चलिए। करिकुलम डिफरेंशिएशन मीन्स सेम कंटेंट फॉर ऑल, मॉडिफाई कंटेंट फॉर डाइवर्स लर्नर्स, इंक्रीजिंग टेक्स्ट बुक साइज, रिमूविंग एक्टिविटीज। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मॉडिफाइंग कंटेंट फॉर डाइवर्स लर्नर। ICT integration is most effective when it replaces textbook only, enhance pedagogy and interaction, okay, work independently of learning goals, focuses only on multimedia. इसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एमसीक्यू करेंगे 5 मिनट बाद, तो ये हम फटाफट से अभी खत्म करते हैं, राइट। ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। एनहेंसेस पेडागोजी एंड इंटरेक्शन। चलिए नेक्स्ट, फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प्स द टीचर। ये सब कुछ इजी है। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या करता है? डायग्नोस लर्निंग गैप्स, राइट। हमको पहले ही मालूम चलता है कि क्या क्या गैप है। डायग्नोस कब होता है? कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले ही हम डायग्नोस करते हैं। नेक्स्ट, इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट performance is compared with other student, a fixed standard, national average, age norms. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट हमको सबको पता है, एक फिक्स स्टैंडर्ड जहां पे क्राइटेरिया दिया हुआ होता है। एनालिटिकल फ्रॉम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हेल्प टीचर्स टू प्रेडिक्ट लर्नर प्रोग्रेस, रिप्लेसेस टीचर्स, इंक्रीज होमवर्क, रिड्यूस टीचिंग। सो एनालिटिकल डिजिटल लर्निंग क्या करता है? प्रेडिक्ट लर्नर प्रोग्रेस। नेक्स्ट, पीयर असेसमेंट एनहेंसेस कंपटीशन ओनली, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिफ्लेक्शन, फियर एंड जजमेंट, रोट लर्निंग। पीयर असेसमेंट क्या करता है? सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रिफ्लेक्शन, ओके। Which tool best measures higher order thinking? True, false, MCQ, recall, open-ended task, dictation. So ये होगा क्या? Open-ended question. Next, आज का लास्ट क्वेश्चन। A teacher is counselor primarily help students to increase grade only, deal with academic and emotional challenge, select punishment, memorizing content. So इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा deal with academic and emotional challenges। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया आज के क्लास में। आई होप कि नेक्स्ट क्लासेस में भी आप लोग इसी तरीके से रेस्पॉन्स देंगे। और थोड़ी देर बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास भी स्टार्ट करेंगे, एमसीक्यू। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड। तो आज के लिए इतना ही।